नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो क्विजेज हो रही हैं डेली, आपका जो एग्जाम होने वाला है, तो डे नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं और टेलीग्राम में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज द इनकरेक्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, है ना। एक सेंटेंस है, उसमें एक पार्ट एरर है, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी जो है वो चूज करें। तो सेंटेंस है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 30 ईयर्स, ये ऑप्शन ए में है। फिर है एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है उसमें एरर है, इसमें यहाँ पे लिखा है सिंस, है ना, तो सिंस नहीं होगा यहाँ पे यूज होगा फॉर, ठीक है। चूंकि 30 ईयर्स जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ऐसे में पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे बात की जाती है तो हम फॉर यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक सिंगुलर और प्लूरल के पेयर दे रखे हैं, तो उसमें आपको इनकरेक्टली मैच जो पेयर है वो चूज करना है। तो जैसे काफ है तो उसका काल्स होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। हाफ है हाफ्स होता है, लाइफ है लाइव्स होता है। बट स्टोरी जो है ना, तो ये वो वाली मतलब जो बिल्डिंग की स्टोरी होती है उसकी बात हो रही है, तो स्टोरीज लिखा है, तो ये तो कहानी वाला हो गया। तो यहाँ पे जो इसका प्लूरल होगा इट विल बी STOREYS, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। ये स्टोरीज जो है ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्टली मैच पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इनकरेक्टली मैच पेयर यहाँ पे भी चूज करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मीनिंग्स क्या दे रखे हैं। एब्सकॉन्ड, तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली, है ना, चुपके से निकल जाना, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है एब्ज्यूर, एब्ज्यूर का मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ, ठीक है, तो ये भी ठीक है, मतलब किसी चीज़ की शपथ लेके उसको त्याग देना, है ना। फिर है एजाइल, एजाइल का मतलब दिया है अनेबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, तो ये दिस इज इनकरेक्ट। अनेबल नहीं, ये एबल होता है, ठीक है। एबल मतलब कि जो काफ़ी लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, उसको एजाइल बोलते हैं, ठीक है। बैजर का मतलब अनॉय, है ना, किसी को परेशान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दिस इज इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, यहाँ पे एक मतलब वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो ब्लीक, है ना, ब्लीक जो वर्ड दिया हुआ है, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, ठीक, जिसमें कोई रंग ही ना हो। तो इसके लिए अब दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से ब्राइट जो है ब्राइट चूज कर लेंगे। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, ब्राइट का मतलब चमकीला। अगला है कि एक ईडियम फ्रेज है, आपको इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बताना है। तो अब ईडियम क्या है कि आई वॉश, ठीक है, तो आई वॉश का मतलब हिंदी में होता है छलावा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है इनइफेक्टिव रेमेडी विच इज जस्ट फॉर शो, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द कोटेड पार्ट। तो कोटेड पार्ट यहाँ सेंटेंस में एक है, इसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना है, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं चूज करना है तो ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट का चूज करें। तो इसके लिए क्या है कि शी लुक्स एवरी इंच अ विनर, है ना। तो एवरी इंच एक तरीके का फ्रेज है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंप्लीटली, है ना। तो शी लुक्स कंप्लीटली अ विनर, वह पूरी तरह से एक विजेता लग रही थी, है ना। तो ऑप्शन ए जो है दिस विल बी ऑल्टरनेटिव फॉर द कोटेड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन चूज करना है। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस है पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, है ना, दोपहर में जो लंच करते हैं तो उसके बाद एक जो हम टाइम पीरियड कभी नींद लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिएस्टा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद, ठीक, लंच के बाद की। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे चूज करना है, तो अब इसमें गलत क्या है, पॉलीएंडरिस्ट जो है दिस इज करेक्ट, ठीक है। फिर है प्रीहेंसाइल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अजाइलम, ठीक है, मेंटल अजाइलम जो होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गैरुलस जो है, गैरुलस इनकरेक्टली लिखा हुआ है, गैरुलस लिखते कैसे हैं, तो ये होगा जी, ठीक है, ARR, फिर है ULOUS, ठीक है, दिस इज करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे इनकरेक्टली लिखा हुआ है। तो गैरुलस का मतलब वैसे होता है टॉकेटिव, है ना, जो बहुत ही बातूनी होता है, गैरुलस, टॉकेटिव, ये सब वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। बाकी अजाइलम का मतलब होता है हॉस्पिटल, है ना, कोई भी चीज़ का, ठीक। मेंटल अजाइलम जैसे यूज करते हैं। फ्री हेंसाइल, ठीक है, और फ्री हेंसाइल का मतलब आपका हो जाता है समझदार। और पॉलीएंडरिस्ट का मतलब होता है कि जो बहु विवाह जिसका होता है ना, बहु विवाह, एक से अधिक विवाह, तो पॉलीएंडरिस्ट बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, दिस इज आई गिव आर्म्स
टू द पुअर ऑन सैटरडेज, ठीक है। तो अब इसका जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आर्म्स जो है ना, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। आर्म्स आर गिवन, चूंकि ये प्लूरल है तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर बाय मी ऑन सैटरडेज, ठीक है। ऑप्शन बी दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में चूज करना है, 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो इसको अगर हम ऑप्शन ए के हिसाब से देखें, ठीक है, ये वाला कुछ पार्ट यहाँ पे नीचे आ गया है जैसे, तो अब ऑप्शन ए है QPRS, ठीक है। इसके हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बन जाएगा। आप इसको करके देख लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे एक सेंटेंस है और उसको चेंज करना है। तो अब सेंटेंस क्या है कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, फिर वी सेड, ठीक है। तो अब इसको जो है इसका फॉर्म अगर हम चेंज करेंगे तो चूंकि बर्थडे है तो बर्थडे के लिए हम स्पेशली विश यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो दिया है, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। फिर अगला प्रश्न है 12 नंबर की, एक ब्लैंक स्पेस है, इसको आपको फिल करना है। तो अब है ओरोजेनिक फोर्सेस, फिर ब्लैंक स्पेस डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फीयर एंड रिजल्ट इन द ऑकरेंस ऑफ सेवरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फोर्सेस है, इसके हिसाब से हम यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है कॉज, ठीक है, कॉज का यूज यहाँ पे करेंगे, बाकी फिर सेंटेंस हमारा पूरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है दिस विल बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग आपको चूज करना है कि वेट फॉर मी, तो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे विल यू यूज करेंगे, कैन यू, डोंट यू, फिर है ऑप्शन ए और बी। तो अब चूंकि वेट फॉर मी एक ऐसा मतलब कि जैसे किसी चीज को ना पूछ रहे हैं हम, है ना, कि वेट फॉर मी, तो मतलब हम आग्रह कर रहे हैं एक तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पे विल यू भी यूज कर सकते हैं और कैन यू भी यूज कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी है, तो विल यू कैन यू दोनों यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। 14 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो सेंटेंस आपका है कि ही ड्रोव फ्रॉम मुंबई ब्लैंक स्पेस दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, मतलब वो मुंबई से दिल्ली तक किसी भी रेस्ट के लिए बिना रुके ही गया। तो इसमें यूज करते हैं किसी प्लेस के लिए, जैसे होता है ना कि फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो यहाँ पे यूज करेंगे टू, ठीक। ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कारकैस, ठीक है। ऑप्शन ए जो है कारकैस जो होता है ये यूज होगा यहाँ पे। कॉर्प्स है ना, कॉर्प्स ये वाला भी, कोर्स ये सब नहीं होते। कारकैस जो होता है ये किसी बड़े जानवर की जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें है कि सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपसे विशेषण पूछ रहे हैं। तो अब क्या है कि देखिए जो सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक है। तो गुण की बात हो रही है ना, गुण बताया जा रहा है इसमें किसी सत्यवादी व्यक्ति की, तो ऑप्शन ए जो है गुणवाचक विशेषण इसमें होगा, ठीक। फिर अगला है कि 4 सेंटेंसेस, मतलब एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखा है, तो उसमें जो सबसे सही है, मतलब जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो अब इसमें जो ऑप्शन सी है, मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं, ठीक है, ये सही होगा। बाकी के सारे जो 3 हैं वो सुपरफ्लुअस हैं। बाकी जो सी वाला है, मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनना है आपको, ठीक। तो संयम, जन्म और लवड़, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या है, संयम, जन्म और लवड़ जो है ये सब तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो चूज कर लेंगे, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, अशुद्ध युग्म का आपको चयन करना है। तो इसमें क्या है कि जो बिल्कुल खुला ना हो, है ना, तो उसको बोलते हैं अनावृत, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर है जिस पर आक्रमण न हो सके तो अनाक्रांत बोलते हैं उसको, है ना, जिसके ऊपर आक्रमण ही न किया जा सके या ना हो सके। फिर है जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, तो उसको बोलते हैं अनुल्लंघनीय, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। डी में गलत क्यों है कि जो न जाना गया हो, है ना, जिसके बारे में जाना ही ना गया हो, तो उसको अवगत नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनावगत, ठीक है, अनवगत। ऑप्शन डी जो है ये अशुद्ध है, ठीक। फिर है शुद्ध निम्न में से कौन सा शब्द युद्ध का पर्याय नहीं है, ठीक है। तो ये जो युद्ध है, तो युद्ध का पर्याय रण भी होता है, संग्राम होता है, समर होता है, सारिका जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज इनकरेक्ट। फिर अगला है कि 2 ब्लैंक स्पेस है, तो इसमें आपको फिल करना है 2 ब्लैंक स्पेस अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक चेंजेस टू इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट, है ना। तो कोई जैसे डॉक्यूमेंट है उसमें मान लिया कुछ लिखा हुआ है, ABCD ऐसे लाइंस लिखी हुई हैं, तो इनमें कुछ चेंज करने को हम बोलते हैं एडिट। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, ठीक है। फॉर्मेट सेव या प्रिंट नहीं होता है, एडिट होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि द कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज, ठीक है, तो ये होता है मॉडेम, ठीक है।
अब तो जैसे ये यूज़ नहीं होता, 2015 के पहले जैसे डोंगल आते थे ना नेट कनेक्ट करने के लिए, तो उसको उसी को बोलते थे मॉडेम, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है कि इन अ कंप्यूटर हाउ मेनी बिट्स डज अ निबल सिग्निफाई, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो अब जो निबल होता है, दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, है ना, जो उसमें उसको मापते हैं। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। ये देखा आपने। 24 नंबर प्रश्न में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर की प्रणाली में जैसे मान लीजिए आप किसी भी टेक्स्ट किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अब कोई एक लाइन है, आपने उसको सेलेक्ट किया, अब कौन सा इन चारों में से उस सिलेक्टेड पार्ट को कट नहीं करेगा, है ना, किसी और जगह पेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऑप्शन जो ए वाला है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, ये कोई भी जो लाइन लिखी है वो कॉपी हो जाती है, कट नहीं होती। कट करने के लिए शॉर्टकट होता है ये ऑप्शन डी में जो है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। इससे भी हो जाएगा क्लिकिंग द कट बटन ऑन द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जैसे कि जो टूल पैनल होता है वहां पे भी कट का ऑप्शन होता है, उससे हो जाएगा। फिर सेलेक्टिंग एडिट कट फ्रॉम द मेन्यू, ये ऑप्शन भी एडिट वाले ऑप्शन जो होते हैं वहां पे होता है। तो इन 3 से तो हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला जो है ये प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज फॉर डिलीटिंग अ फाइल परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। तो जैसे सिर्फ डिलीट करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ वो डिलीट होगी फाइल और रिसाइकल बिन में चली जाएगी, ठीक। बट उसको डायरेक्टली फाइल को रिसाइकल बिन में भी ना जाए, उसको डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में एक मैथ का प्रश्न है कि अ डीलर सेल्स अ मशीन हैविंग मार्क प्राइस एज 3840 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इन रुपीज ऑफ मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 3840 रुपये है ना, और ये 80% में बेच रहा है, 20% की छूट अगर दे रहा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 3072 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखा आपने। फिर अगला प्रश्न है कि इन व्हाट रेशियो ऑफ टी एट 240 रुपीज़ पर केजी शुड बी मिक्सड विद टी एट 280 रुपीज़ पर केजी सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 320 रुपीज़ पर केजी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो इसको अब ऑप्शन देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, किस रेशियो में मिलाएंगे कि 240 रुपये प्रति किलो वाली चीनी और 280 रुपये की जो चीनी है प्रति किलो, किस रेशियो में मिलाए कि जो मिश्रण है 324 रुपये में बिकेगा तो 20% का लाभ हो। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो मिश्रण को बेचा जा रहा है 324 रुपये में, तो 20% के लाभ के साथ। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, 324, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 120, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 270 रुपये आ जाएगा, ठीक। अब 270 रुपये यहाँ से आ गया हमारा सीपी। तो एक मिनट ये देखिए, अब यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सीपी हो गया हमारा 270। अब एलिगेशन मेथड लगा लेंगे तो 240 रुपये की चीनी यहाँ थी, 280 रुपये की ये वाली थी, अब 270 में ये हो गया। तो एलिगेशन लगा दीजिए, तो ये आएगा 10, इसमें से घट गया और यहाँ से ये घट गया तो 30 आ गया, ठीक। ये कट के 1:3 आ गया, ठीक है। तो इस अनुपात में अगर चीनी को वो मिलाएगा तो जो 324 रुपये प्रति किलो में बेचेगा तो 20% का उसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हुआ, सी जो है ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट्स पास इन हिस्ट्री एंड 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी। इफ 5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जो हिंदी वाला है वो नीचे लिखा है कि एक परीक्षा में 65% जो है विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब यदि दोनों विषय में 5% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। तो इसको अगर अब सॉल्व करें यहाँ पे तो देखिए, अब इतिहास में क्या हुआ कि कितने फेल स्टूडेंट हैं हम उनकी संख्या प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 65% अगर पास हैं तो मान लीजिए इतिहास में, हिस्ट्री में 35% फेल हो गए, ठीक। अब उसी तरह हिंदी में ठीक 55% पास हो रहे हैं तो मतलब 45% फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टोटल जितने भी फेल स्टूडेंट हैं उनका प्रतिशत अगर निकालें तो क्या करेंगे, 35 + 45 और यहाँ पे 5% अगर अनुत्तीर्ण का दिया है तो इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये 75% जो है आ जाएगा। अब क्या हम निकालेंगे कि दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए 100 में से ये 75 घटा दीजिए, ठीक है, ये जो निकाला है हमने। तो 25% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में मिलाकर पास हुए हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें जैसे बुक के लिए पेज दिया हुआ है ना, तो कॉन्टिनेंट के लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में फिल करना है। तो जिस तरीके बुक में पेजेस होते हैं तो कॉन्टिनेंट में क्या होता है, देश होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर देश हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। फिर 30 नंबर प्रश्न में है कि इफ के डिनोट्स मल्टीप्लाई, ठीक है, के इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, एम डिनोट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना, मतलब माइनस, फिर जे डिनोट्स एडिशन मतलब एडेड टू मतलब प्लस, और एल डिनोट्स डिवाइडेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं इसका इक्वल्स टू क्या आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिए, अगर इस इक्वेशन को हमने बना लिया है यहाँ पे, अब इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो जैसे m का कोड क्या था, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ हमने माइनस ले लिया है, ये देखिए, ठीक है। फिर हमने ले लिया k का, ले लिया हमने मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड ले लिया हमने किससे, यहाँ पे देखिए डिविजन किससे था, k से था, ठीक है, k का डिवीजन, तो इस हिसाब से हमने, तो अब बोर्ड मास लगा के इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 44, ठीक, माइनस 24 इंटू 50, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब यहाँ पे ये पहले डिवाइड ही होगा, तो 4 बार में 56 कट गया, फिर यहाँ पे 60 ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 44 माइनस, अब इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 96 आ गया प्लस 60, ठीक है। अब यहाँ पे 60 और 44 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये कितना आ गया 104 माइनस 96, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक। फिर अगला प्रश्न है कि वही हिंदी में यहाँ लिखा हुआ था, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण होता है, ठीक है। तो एरोसॉल के अंदर ये तीनों चीज़ आती हैं, कोहरा, बादल, कुहासा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र जो है वो क्या दर्शाता है, तो इसके द्वारा दर्शाते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, अब एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे मैक्स लॉरेंज, 1905 में इन्होंने ये लॉरेंज कर्व अपने नाम से, है ना, इसको डेवलप करा। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये होता है कि यहाँ पे हम कर्व बनाते हैं, तो जैसे ये लाइन जो है, ठीक, तो ये होता है लाइन ऑफ इक्वलिटी, और जो ये इधर वाली लाइन है, ये वाली, ये होता है लाइन ऑफ, सॉरी, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम जो होता है ना, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम, ठीक। तो ये हो गया, तो ऐसे बीच में कर्व जो बनता है, हाँ, उसी को बोलते हैं लॉरेंज कर्व, ठीक। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेल्थ जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इनइक्वालिटी है उसमें, इस चीज़ को इस कर्व के थ्रू दर्शाते हैं। फिलहाल बेसिक जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखिए कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी 60 से 62 वर्ष की गई। तो मतलब पहले वो 60 ईयर्स में जजेस जो है वो रिटायर हो जाते होंगे, तो 62 ईयर्स तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, 15th अमेंडमेंट जो था, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। आप हमें कमेंट करके बताएं ये किस वर्ष में किया गया था इसको, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है। तो जैसे चींटी कभी कभी काट लेती है ना, तो आपको थोड़ा ऐसे जलन महसूस होती होगी, तो एक उसमें एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंट इन आंट्स स्टिंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि साबुन में पाया जाने वाला क्षारक, मतलब जो साबुन में बेस होता है वो कौन सा होता है। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिस इज प्रेजेंट इन सोप, जो नहाने वाला सोप होता है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। फिर है कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था हुमायूं के कार्यकाल में शुरुआत, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। ये देखा आपने, और हुमायूं जो था वो अपने साथ पर्शिया से दो बेहतरीन कलाकार जो थे उस टाइम के, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, है ना, दो लोग थे जिनको वो लेके आया था। तो उसके बाद से जो मुगल ये पेंटिंग्स वगैरह थी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई, ठीक है। तो ये देखा आपने। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके जो भारत के प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, उन्होंने ये किताब लिखी थी। फिर अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष में जो है वो IMF का सदस्य बना। तो भारत IMF का सदस्य जो बना वो वर्ष जो है 1945 में भारत IMF का सदस्य बना। और इसका अगर हेडक्वार्टर आप देखें जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये वॉशिंगटन DC जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे है। और ये फॉर्म हुआ था 1945 में ही 27 दिसंबर को, ठीक है। और इसकी प्रेजेंट में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखें।
क्या पता आगे फिर से पूछा जा सके। तो ये देखा आपने। 40 नंबर क्वेश्चन है कि द हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, है ना। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने ये किताब लिखी थी। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। तो जो प्रवाल भित्ति होती है ना समुद्र में, मूंगा जिसको बोलते हैं, तो उसके ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं वो नेसेसरी हैं। तो लाइटनिंग कंडीशंस का मतलब कि जो सनलाइट है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए प्रॉपर, ठीक। तो ये सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, ठीक है। तो पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, तो ये भी उसके लिए रिक्वायर्ड है कि साफ पानी हो। सेडिमेंट मतलब कि उसमें गंदगी कोई बहुत ना हो। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है ये भी ठीक है, अवसाद उसमें कोई नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि ट्रॉपिकल सी वाटर हुज टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 21 डिग्री। तो ये भी जो कंडीशन है उसका टेम्परेचर पानी का, उष्णकटिबंधीय समुद्र जो है उनका ये जल इतना हो तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा ये इसके लिए क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है। अगला प्रश्न है कि इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981 बट इट वाज अमेंडेड इन विच ईयर, यहाँ पे ईयर फिल करना है, टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो जो शोर होता है वो भी एक तरीके का ध्वनि प्रदूषक ही होता है, तो उसको इस एक्ट में कब इंक्लूड किया गया, तो ये अमेंडमेंट किया गया था आपका, यहाँ पे देखें 1987 में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसमें इसको अमेंड करके ध्वनि को इसके शोर के रूप में इस एक्ट में शामिल किया गया, ठीक। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। फिर 43 नंबर में है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड उपनिषद। तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो ये होता है सिट क्लोज, ठीक। उपनिषद का मतलब सिट क्लोज होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे उपनिषद आप पढ़ते हैं ना, तो वही वाला है ये, इसका शाब्दिक अर्थ पास बैठना होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो जैसे अब इंडिया का एग्जांपल लें तो हिमालय में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग है। इधर नीचे वेस्टर्न घाट्स में थोड़ा कुछ मान लीजिए अलग है, ईस्टर्न घाट्स में अलग है, फिर जो अरावली रेंजेस हैं, विंध्यन रेंजेस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उनमें वेरिएशंस हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं इनमें से कौन कौन से इन चीज़ों मतलब कि जैव विविधता के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें से, तो लाइट जो है, लाइट भी है, सॉइल मतलब मिट्टी है, और टेम्परेचर है ना, उस पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और वहाँ पे लाइटनिंग कंडीशंस मतलब सनलाइट कैसी है। तो तीन के तीनों जो हैं वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 45 में कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 नंबर का है वो उसमें मतलब क्या दिया हुआ है। तो जितने भी 17 SDG गोल्स हैं, ठीक है, आप इनको याद करें, और इसका एक वीडियो काफ़ी अच्छा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे SDG गोल्स के लिए, उसमें शॉर्टकट बताया गया है आपको, तो उसको आप सारे 17 गोल याद करें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलहाल 6 नंबर का जो गोल है उसमें क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो बाकी के 3 हैं इनके जो नंबर हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें क्या, किस गोल में ये तीनों चीज़ें, पानी के नीचे जीवन, और वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, और क्लाइमेट एक्शन, आप हमें ये बताएं। फिर इसमें क्या है कि विच ऑफ द गिवन मेथड कैन नॉट हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो कोई भी जैसे ऊर्जा है तो ऊर्जा के संरक्षण में इनमें से क्या सहायता नहीं करता है। तो ऑप्शन ए जो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स एंड मेटल्स, कागज और धातुओं का पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग करेंगे तो ऊर्जा उसमें कंजर्व होगी ना, ऊर्जा की बचत होगी, तो ये तो सही है। फिर है बेटर इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इमारतें जो बनती हैं उसमें तापावरोधन, ठीक है, उसमें जो इंसुलेशन हो रहा है अगर उसमें बेहतर है वो तो एनर्जी कंजर्व करेगा, ठीक है, एनर्जी वहाँ पे लॉस नहीं होगी, ये भी ठीक है। फिर है इनकरेजिंग द यूज ऑफ LEDs, है ना। तो LED लाइट्स जो हम घर में यूज करते हैं तो क्या होता है, पावर बचती है उससे, तो क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो हो रहा है, तो ये भी ठीक है। बट जो ऑप्शन डी है इनकरेजिंग द यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को हम प्रोत्साहन देंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी घर में 4 आदमी हैं, अगर वो उनके पास पैसा है तो 4 के चारों लोग अलग अलग गाड़ियों से घूमेंगे तो ज़्यादा उसमें पेट्रोल डीजल खर्च होगा, पोल्यूशन होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है बल्कि एनर्जी का दोहन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसमें सही, इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल सही है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इनकरेजिंग द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर एक बस जा रही है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह जा पाएंगे तो एनर्जी वहाँ पे कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। फिर 47 नंबर में है कि 4 डेज दिए हुए हैं और किस दिन क्या मनाया जाता है, उसमें से आपको गलत पेयर जो है वो चूज करना है। तो इसमें बाकी के 3 तो सही हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में वर्ल्ड हेरिटेज डे है मतलब विश्व विरासत दिवस 19 अप्रैल को नहीं, ये 18 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी के जो 3 हैं वो सही हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा। अगला प्रश्न है कि द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल्स टू। तो मान लीजिए कोई 5 फीट का आदमी है
और अगर उसको उसके सामने प्लेन मिरर है, उसमें उसको अपने आप को खुद को देखना है, तो उस शीशे की जो ऊंचाई होनी चाहिए, है ना, वो उस व्यक्ति की, मतलब अगर ये 5 फीट का है तो वो 2.5 फीट का तो होना ही चाहिए, ठीक है, आधा होना चाहिए, मतलब व्यक्ति की आधी ऊंचाई, ठीक। तो ये जो है न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए, तो उसमें वो पूरा उसका शरीर जो है विजिबल होगा। यहाँ तक ये देखा आपने। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि आरडीएक्स जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो आरडीएक्स का दूसरा नाम होता है, ऑप्शन ए जो है साइक्लोनाइट, ठीक है। ये अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने आरडीएक्स की खोज करी थी, और इन्हीं अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही नोबेल प्राइज दिया जाता है हर वर्ष, जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि द प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के जो निम्नलिखित नीचे पार्ट दे रखे हैं, इसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समिति के बारे में किस में दिया गया है प्रावधान। तो फंडामेंटल राइट्स जो 90 नंबर है वहाँ पे भी इसका मेंशन है, ठीक है, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 भी जो है ये पूरा का पूरा एक पार्ट ही है, अमेंडमेंट करके इसको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड ही सारे प्रोविजन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी एक आर्टिकल है, उसमें भी इस चीज़ को प्रमोट करने की बात कही है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा, ठीक। आप दो चीज़ इसमें से बताइए कि पार्ट 9 जो है वो किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कौन सा आर्टिकल है जिसमें इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक। और अभी हाल ही में अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तो एक नया मंत्रालय जो है केंद्र में बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक। तो उसके जो अभी प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए उसको मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया है जुलाई मंथ में 2021 में, ठीक। तो यहाँ तक हमने इस पूरे डे 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आने वाले दिनों के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।